सो चलिए गाइस, आज का हमारा टॉपिक है आइसोमर्स या फिर आइसोमेरिज्म। सबसे पहले हम लोग इसका मतलब समझेंगे कि आइसोमर या आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है। तो जरा ध्यान से उसको देखिएगा। देखिए, आइसो का मतलब क्या होता है गाइस? आइसो का मतलब होता है सेम, एंड मर्स का मतलब होता है यूनिट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दो सेम यूनिट आइसोमर्स कहलाती हैं। बट सेम का मतलब क्या है, क्या चीज उनमें सेम होती है और क्या चीज डिफरेंट होती है, उसको भी समझने की जरूरत है। तो उसको पहले डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल बताऊंगा। तो लिखिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री दोज organic units which have same molecular formula, उसको MF लिख देता हूं, molecular formula, but different physical and chemical properties। बहुत इंपॉर्टेंट है, chemical properties are called isomers। सबको समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको देखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसी दो ऑर्गेनिक या दो से ज्यादा ऑर्गेनिक यूनिट्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है? सेम। समझ में आ गया? लेकिन उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। ठीक है, सबको क्लियर है? इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? डिफरेंट। उनको हम लोग क्या कहते हैं? आइसोमर्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से उसको देखिए। जैसे एग्जांपल देता हूं, जरा इस चीज को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पे सपोज करते हैं, हम लोग एग्जांपल लेते हैं C4H10 का। सबको पता है कि C4H10, अभी मैं इसका अगर आयुपैक नेम पूछूं तो आप बता नहीं पाएंगे, बिकॉज मैंने अभी तक स्पेसिफाई नहीं किया है कि इसकी स्ट्रक्चर क्या है। जरा ध्यान से इसको समझिएगा। अब देखिए, 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन से मैं इसको बहुत तरह से अरेंज कर सकता हूं। मैं 2 एग्जांपल देता हूं आपको, जरा ध्यान से इसको समझिए। 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को मैं स्ट्रेट लाइन में भी अरेंज कर सकता हूं, यस और नो। 1 2 3 4। अब आप काउंट करिए, यहां पर 4 ही कार्बन है और हाइड्रोजन यहां पे 10 लगाए जाएंगे। 3 यहां पे, 3 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे। क्लियर होता है? 10 हो गए। मैं इसको यू भी अरेंज कर सकता था, या फिर मैं उसको यू भी तो अरेंज कर सकता था, 1 2 3 और 4। जरा देखिए, यहां पर भी अगर हम चेक करें तो कार्बन 4 ही है, 1 2 3 और 4, और हाइड्रोजन 10 ही निकलेंगे। आप चाहे बना के देख लो, बॉन्ड लाइन डायग्राम है, जरा चेक कीजिए। यहां पर आपने क्या लगाया? CH3, उसके बाद आपने क्या लगाया? C, उसके बाद CH, सॉरी, हाँ, फिर उसके बाद CH3, और ये जो बॉन्ड आपने बनाया CH3। जरा चेक कीजिए, कार्बन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन चेक कीजिए, 3 3 6 7 8 9 और 1 10। तो यहां पर जरा गौर से चेक करो, इसको क्या बोलते हैं? अब इसका नाम लिखा जा सकता है, इसको हम बोलते हैं एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? एन ब्यूटेन। बट ये तो नहीं है, दिस इज कॉल्ड आइसोब्यूटेन। क्या कहलाता है ये? आइसोब्यूटेन। अगर मैं इसका आयुपैक नेम लिखने जाऊं तो कैसे लिखूंगा? जरा चेक कीजिए, यहां पर तो नंबरिंग 1 2 3 4, तो जनरल नेम और इसका आयुपैक नेम तो सेम ही है, बट इसका आयुपैक नेम कैसे बनेगा? दैट इज 1 2 3। 2 नंबर पर क्या लगाया आपने? मिथाइल ग्रुप लगाया, तो यहां पर क्या लिखोगे? 2 मिथाइल। ठीक है, उसके बाद प्रोपेन, तो इसका आयुपैक नेम डिफर हो गया। देखिए, इनकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन आयुपैक नेम डिफरेंट है। क्लियर होता है? यहां पर इसको बोलेंगे एन ब्यूटेन, जबकि ये 2 मिथाइल प्रोपेन। जनरल नेम भी ऐसा है, एन ब्यूटेन, दिस इज आइसोब्यूटेन। जरा चेक कीजिए, अब ये डिफरेंट कैसे हो गए? ये डिफरेंट कुछ इस वजह से हो गए, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट आएगी। मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट क्या दोनों का सेम होगा? नहीं, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि यहां पर सरफेस एरिया कम हो चुका है। ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे जैसे आप यहां पर क्या करते हैं, ब्रांचिंग बढ़ाने लगते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है बेसिकली डाउन होने लगता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है? सरफेस एरिया पे। क्लियर हो गया सब लोगों को? काफी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहा हूं स्पेशली, यहां पर इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे कम होगा क्योंकि सरफेस एरिया कम हो गया। तो सबको क्लियर हो गया यहां पर कि आइसोमरिज्म या आइसोमर एक ऐसा फिनोमेना है जहां पर दो ऐसी यूनिट एग्जिस्ट करती है जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी। क्लियर हो गया? जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया। अब यहां पर सिर्फ ये 2 एग्जांपल नहीं है, यहां पर हम उसको कैटेगराइज करते हैं और फिर मैं आपको समझाता हूं कि कैटेगरी वाइज यहां पर कितने तरह के आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सबको समझ में आ गया? टिल देन फटाफट से सबसे पहले तो क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये डेफिनेशन है, ये एग्जांपल है। उसके बाद सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको कैटेगराइज करते हैं, फिर डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर होता है? सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लीजिए।
सो चलिए गाइस, अब आइसोमर्स को क्लासिफाई कर लेते हैं, उसके बाद उनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो लिखिए क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमर्स। तो लिखिए यहां पर, देखिए आइसोमर्स को हम लोग सब स्पेशली दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आइसोमर्स दो पार्ट में डिवाइड करके मैं यूं लिख रहा हूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे देता हूं जिससे पिक्चर एकदम क्लियर हो जाएगी। सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है। इसको कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं, मैं लिख देता हूं यहां पे कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म या कंस्टिट्यूशनल आइसोमर्स भी कहते हैं। दूसरा है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स। क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स। इनफैक्ट ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस पे स्टार लगा देता हूं। स्टीरियो आइसोमर्स, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। अब इसको मैं आगे फर्दर डिवाइड करूंगा। सो क्लासिफिकेशन देखिए, जो स्ट्रक्चर आइसोमर्स हैं वो अगेन फिर से डिवाइड होता है। सबसे पहला है चेन आइसोमरिज्म या चेन आइसोमर्स, ठीक है, चेन आइसोमर्स। उसके बाद हमारे पास है पोजीशन आइसोमर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन आइसोमर्स, ठीक है, एक एक को डिटेल में करेंगे, ध्यान से उसको देख लो। उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, आइसोमर्स। उसके बाद हमारे पास है मेटामर्स या मेटामेरिज्म, उसके बाद है हमारे पास टोटो, TAUTO, टोटोमेरिज्म, ठीक है, स्पेलिंग कर दिया है मैंने। सो टोटोमेरिज्म। और फिर उसके बाद फाइनली रिंग चैन आइसोमरिज्म। तो इतने तरह के हमें पढ़ने हैं, बहुत ही आसान है, ध्यान से उसको देखिएगा। फिर इसके क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, क्लियर होता है, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटोमेरिज्म, जिस पे क्वेश्चन आते हैं, रिंग चेन आइसोमरिज्म पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमरिज्म पे भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तीन तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी आसान है, आप अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे। सो फाइनली यहां पर जो स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म कितने तरह के हैं, ये 3 और 3 6, टोटल 6 तरह के हमें पढ़ने हैं, क्लियर होता है। अब आते हैं स्टीरियो आइसोमरिज्म पे। स्टीरियो आइसोमरिज्म को आप फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो। एक तो होता है कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, और फिर होता है कन्फर्मेशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान से उसको देख लेना। कन्फर्मेशनल दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये बिल्कुल टू द पॉइंट क्लासिफिकेशन है, जो कि आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाला, ध्यान से उसको देख लो। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म, कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म। अब कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमरिज्म को फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। एक तो होता है जियोमेट्रिकल, ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस पे भी पूछे जाते हैं। एंड दूसरा होता है ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। तो यहां पर ये तो क्लासिफिकेशन खत्म हो गया, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। सो ध्यान से उसको देखिए, मैं फिर से एक बार ग्राफ को एक्सप्लेन कर देता हूं। इतने तरह का आइसोमर, मतलब आइसोमर इनफैक्ट सोचिए कि एक खुद ही कम से कम 4 लेक्चर का टॉपिक है, 4 लेक्चर कम से कम लगेंगे और 1 लेक्चर प्रॉब्लम पे लगेगा। तो ये मैं आपको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहा हूं जीओसी के अंदर, और इस पे ऐसा कोई एग्जाम नहीं निकलता। आप कोई भी एग्जाम पकड़ लीजिए जिन पे इस पे क्वेश्चन ना आता हो। इनफैक्ट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे तो लास्ट जो आपने पढ़ा है उस पे क्वेश्चन थे ही, उसको हमें उनको प्रॉपर क्वेश्चन करने हैं। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म पे सीधे क्वेश्चन आ जाए तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उनको करना है। सबको समझ में आ गया? तो उनकी डिटेलिंग हम लोग करने वाले हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से उसको देखिए। ये ऑर्गेनिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट भी कह सकते हो। ऑर्गेनिक में जीओसी में कौन से टॉपिक काम आते हैं? नोमेनक्लेचर, बड़ा आसान है, जिसकी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। और सेकंड नंबर पे आइसोमरिज्म, जो हम कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले हम लोग किसको कवर करेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म को, बहुत आसान है। उसके बाद स्टीरियो में थोड़ा मैसिव अमाउंट में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, जो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, वो इसके अंदर से आती हैं, स्टीरियो आइसोमरिज्म से, तो उनको करना है, क्लियर होता है। सो ये यहां पर ग्राफ बना दी, बस फिर से समझा देता हूं। आइसोमर्स, स्ट्रक्चरल, स्टीरियो। स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म को हम लोग कंस्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म भी कहते हैं, और ये होती है टोटल 6 तरह की: चैन, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, रिंग चैन आइसोमरिज्म। और यहां पर देखिए स्टीरियो आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, जबकि आपकी बुक में सीधे लिखा होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल, वो बताते नहीं है। यहां पर स्टीरियो आइसोमरिज्म 2 पार्ट में डिवाइड होती है, कॉन्फिगरेशनल एंड कन्फर्मेशनल, ठीक है। और यहां पर ये फर्दर कॉन्फिगरेशन 2 पार्ट में डिवाइड होती है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। एक्चुअल में ये सारा का सारा स्टीरियो वाला खेल क्या है पता है? यहां पर 3D डिफरेंट स्ट्रक्चर होंगी, 3 डायमेंशन में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से ऐसा होता है। मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूं। 3 डायमेंशन 3D में डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से स्टीरियो आइसोमरिज्म पैदा होता है।
डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम, थ्री डायमेंशनल डिफरेंट अरेंजमेंट, ये लिख लीजिएगा शॉर्ट में, थ्री डायमेंशनल डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, ठीक है। सो इसकी वजह से हमारा क्या पैदा होता है, ये स्टीरियो आइसोमरिज्म पैदा होता है। शॉर्ट में मालूम होना है, थ्री डायमेंशन में डिफरेंट अरेंजमेंट है, क्लियर होता है, यानी कि उनकी स्ट्रक्चर भी सेम ही होती है, यानी कि स्ट्रक्चर सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, तो फिर फर्क क्या है, फर्क है थ्री डायमेंशन में कोई इधर है कोई इधर है, बस इतना सही फर्क है, वो मैं आपको डिटेलिंग कराऊंगा, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन हम लोग शुरू कहां से करेंगे, स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म से, जो कि बहुत आसान है। तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमको क्या करना है, चेन, पोजीशन, ये सारे करने हैं, तो चेन से शुरू करते हैं। सो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये अपने दिमाग में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, सब फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो चलिए गाइस, सबसे पहले हम लोग स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म से शुरू करते हैं, उसका पहला पार्ट करेंगे चेन आइसोमर्स। पर सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमर्स आर दोज व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, शॉर्ट में बता रहा हूं, बट डिफरेंट डिफरेंट क्या होता है उसमें, डिफरेंट स्ट्रक्चर, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर ही डिफरेंट हो, उसको स्ट्रक्चर आइसोमरिज्म में डालेंगे। यहां पर सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे चेन आइसोमरिज्म। कौन सा पढ़ने वाले हैं, चेन आइसोमरिज्म, जो कि बहुत आसान है। चेन आइसोमर्स क्या होते हैं, देखिए यहां पर चेन आइसोमर्स हम उनको बोलते हैं जिनमें पेरेंट चेन में ही डिफरेंस आता है, पेरेंट चेन में डिफरेंस आता है। अब ये क्या है, जरा ध्यान से उसको चेक करिएगा, पेरेंट चेन में डिफरेंस आता है। सो मैं यहां लिख देता हूं, सबसे पहले तो पेरेंट चेन में ही डिफरेंस आ जाता है, जैसे चेक करिए, नाउ लुक एट इट, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था आपको, C4H10 की बात करते हैं। अगर C4H10 में डिफरेंट अरेंजमेंट करने हो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन के, तो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जरा चेक कीजिए। मैं सबसे पहले तो 4 कार्बन को सीधे लगा सकता हूं, सही है। मैं आपको पहले तो बॉन्ड लाइन डायग्राम नहीं बना रहा हूं, सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड लिख रहा हूं, जिससे आपको एक एक बच्चे को आइडिया हो जाए। तो यहां पर हाइड्रोजन अरेंज करते हैं, 3 हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी होगी। यहां पर कितने लगाओगे, 2, यहां पर कितने लगाओगे, 2, और यहां पर कितने लगाओगे, 3। जरा चेक करो, कार्बन 4 है, हाइड्रोजन कितने, 10। इसको क्या बोलेंगे, इसका आयुपैक नेम साथ साथ लिखते जाते हैं, दैट इज एन ब्यूटेन, ठीक है। सो दिस इज एन ब्यूट, क्यों लगाया, क्योंकि 4 कार्बन है, एन क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है। अब 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, यस। आप इन 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन को ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हो, एक और तरह से। एक अरेंजमेंट तो आपके सामने है, दूसरा अरेंजमेंट यूं भी हो सकता है कि मैं 3 कार्बन तो लगा दूं एक सीधी चेन में, और 1 कार्बन मैं यहां पर लगा दूं, जैसा कि मैंने अभी किया ही था। तो ये चेन आइसोमरिज्म ही है एक्चुअली, और कुछ नहीं है। क्लियर होता है सब लोगों को। तो यहां पर जरा चेक करो, यहां पर इसको क्या बोलेंगे, दैट इज 2 मिथाइल, आयुपैक नेम लिखे तो, वैसे आइसोब्यूटेन कहते हैं इसको, बट आयुपैक नेम क्या होगा, 2 मिथाइल प्रोपेन। बहुत सिंपल नाम लिखा जा सकता है इसका, 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है जिसको मैंने अलग से लिख दिया है, 3 कार्बन है तो प्रोप लगाया, उसके बाद इन। तो एक्चुअल में इनको हम लोग क्या बोलते हैं आपस में, चेन आइसोमर्स बोलते हैं, क्योंकि यहां पर पेरेंट चेन कितने की है। जब आप आयुपैक नेम लिखने लगे तो 1 2 3 4 आपने इस तरह से काउंटिंग करी, तो पेरेंट चेन में 4 कार्बन आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, जबकि यहां पर पेरेंट चेन में सिर्फ 3 ही कार्बन है। तो जब आपकी पेरेंट चेन ही बदल जाए तो इसका मतलब वो किस में जाएगा, चेन आइसोमरिज्म में जाएगा। मैं कुछ और एग्जांपल देता हूं आपको, जरा ध्यान से उसको देखिएगा। यहां पर ये किस में जाएगा, चेन आइसोमरिज्म में जाएगा। क्लियर होता है। सपोज कीजिए कि यहां पर ये एग्जांपल लिया हमने, ध्यान से उसको चेक करिए। अब बॉन्ड लाइन डायग्राम से समझा देता हूं जिससे और ज्यादा फास्ट होगा, ध्यान से उसको समझिएगा, बहुत आसान है। नाउ लुक एट इट, सपोज कीजिए कि मैं आपको एक मॉलिक्यूल देता हूं, ये वाला, ध्यान से इसको देखिए। अब बताइए कि यहां पर सबसे पहले तो इसका नाम क्या है, बहुत आसान है। नंबरिंग करने जाओगे तो यहां पर डबल बॉन्ड को आप प्रायोरिटी देनी है, नंबर 1 पे लिखना है 1 2 3 और 4। जब आप इसका नाम लिखने जाओगे तो 4 हमारे पास कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या लगाओगे, ब्यूट। उसके बाद 1 नंबर पे डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 1 इन लिखा जाएगा, या फिर ब्यूटीन इसको लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। सो ब्यूट 1 इन इसका नाम है। लेकिन मैं ऐसा करूं, ध्यान से इसको देखिएगा, इसको अगर चेन आइसोमर बनाना है तो सिर्फ पेरेंट चेन में ही फर्क होना चाहिए और कहीं नहीं। क्लियर होता है। तो यहां पर डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे रहना चाहिए। क्लियर होता है सबको। तो ध्यान से इसको देखिए, मैं इसको यूं भी तो कर सकता हूं, ध्यान से इसको देखिएगा, ये मैं डबल बॉन्ड उसी पोजीशन पे रख रहा हूं। सो यहां पर ये कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये जो मिथाइल ग्रुप है उसको मैं इसके साथ तीसरे वाले कार्बन के साथ ना लगा के अगर मैं यहां लगा दूं तो जरा चेक कीजिए, इस कार्बन के अब कितने बॉन्ड हो चुके हैं, टोटल अभी तक 4 ही हैं। सो यहां पर मैंने इस मिथाइल ग्रुप को यहां से निकाल के यहां लगा दिया। क्लियर होता है। अब मैं बोलूं कि इसका नाम लिखो, तो फिर से आप पेरेंट चेन की कैलकुलेशन तो डबल बॉन्ड से करोगे, 1 2 और 3। अब यहां पर आपने काउंटिंग कितने की करी, 3 की। अब इसका नाम लिखने जाएं तो कैसा नाम होगा, जरा चेक करो। सो फाइनली 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, सो 2 मिथाइल
ठीक है, और उसके बाद जरा चेक करो यहां पर ब्यूट नहीं आएगा, 3 कार्बन आपने काउंट किए तो प्रोप आएगा, सही है। उसके बाद 1 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, ये इसका नाम हो गया। सो 2 मिथाइल प्रोप 1 इन। अब देखिए यहां पर इन दोनों का अगर मैं काउंट करूं तो यहां पर कार्बन की संख्या 4 है जबकि हाइड्रोजन की संख्या 8 आएगी। जरा चेक करो, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर 1 हाइड्रोजन 3, यहां पर 2 हाइड्रोजन 5 और 3 8, यस और नो। आप यहां पर काउंट करो, यहां पर 2 हाइड्रोजन, यहां पर देखिए एक मिथाइल ग्रुप, इधर भी मिथाइल ग्रुप, यहां पर 2 बॉन्ड, एक भी हाइड्रोजन यहां नहीं होगा। यहां पर 2 हाइड्रोजन, 3 यहां पे, 3 यहां पे, 3 3 6 और 2 8। फॉर्मूला अभी भी C4H18 है, आप चाहे तो बना के देख लो, लेकिन यहां पर ये है ब्यूट 1 इन, यहां पर क्या है, ये 2 मिथाइल प्रोप 1 इन है। तो आयुपेक नेम डिफर हो गया, इसका मतलब यहां पर स्ट्रक्चर आइसोमर्स यानी कि स्पेशली चेन आइसोमर्स को काउंट कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा उसमें डबल बॉन्ड की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए अगर आपको चेन आइसोमर बनाना है। अगर आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन भी चेंज कर दी तो इसका मतलब वो दूसरी कैटेगरी में भी जा सकता है, वो मैं आपको आगे क्लियर करता हूं, बट ध्यान रखिएगा इस चीज को। एक और एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, जिससे और क्लैरिटी आएगी। सपोज कीजिए कि मैंने आपको कुछ इस तरह से बना दिया है, एक ध्यान से उसको देखिएगा, यहां पर लगा दिया मैंने OH ग्रुप, क्लियर होता है। सो एक तो हमारे पास ये है, एक हम यहां पर ऐसा बना देते हैं, सपोज कीजिए कि ये है OH और यहां पर लगा देते हैं। हम जरा चेक कीजिए दोनों में, सबसे पहले तो कार्बन चेक कीजिए, ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन और ये चौथा कार्बन। तो कार्बन तो 4 ही है, सबको क्लियर होता है, 4 कार्बन है, क्लियर होता है। अब यहां पर चेक करो कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और ये 4 कार्बन। यहां पर भी कार्बन 4 ही है। हाइड्रोजन चेक करते हैं यहां पर कितने हैं, जरा चेक कीजिए, यहां पर 2 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन 6 और 6 और 3 9 और 1 10, यहां पर 10 हाइड्रोजन है। चेक कीजिए यहां पर कितने हैं, यहां पर 2, ठीक है, यहां पर 1 3, ठीक है, 3 और 3 6, 3 9 और 1 10, तो यहां पर हाइड्रोजन 10 है। और ऑक्सीजन कितने हैं, 1, यहां पर भी ऑक्सीजन 1 है। आप इसको बना के देख लो बॉन्ड लाइन डायग्राम से सीधे, क्लियर होता है। लेकिन यहां पर देखिए फॉर्मूला सेम है, C4H10O, C4H10O, क्लियर होता है। लेकिन यहां पर दोनों के आयुपेक नेम डिफर बनेंगे, क्लियर होता है। आपने क्या किया यहां पर जब काउंटिंग करने गए, इसका नाम लिख लेते हैं 1 2 3 एंड 4, तो इसका नाम क्या लिखोगे, 4 है तो यहां पर लिखोगे ब्यूट, सब जगह एन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो एन, उसके बाद क्या लगाओगे ऑल भी 1 नंबर पे है तो 1 ऑल लिख सकते हो, क्लियर होता है। 1 लिखना वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जबकि इसका नाम क्या बनेगा, ये देखिए 1 2 3, तो यहां पर 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप है, 2 मिथाइल और उसके बाद प्रोप, ठीक है, उसके बाद एन 1 ऑल, ये देखिए इसका नाम हो गया। तो यहां पर आयुपेक नेम डिफर होगा, क्लियर होता है सब लोगों को। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। आपने यहां पर स्ट्रक्चर में क्या किया, इस मिथाइल ग्रुप को उठा के कहीं और हुक के जैसे लगा दिया। चैन में डिफरेंस आ रहा है, यहां पर चैन आपकी बन रही है टोटल 4, क्लियर होता है सब लोगों को, जबकि यहां पर चैन आपकी कितने की बन रही है, सिर्फ 3 की, क्लियर होता है। सो यहां पर इस तरह से ये चैन आइसोमरिज्म को दिखाते हैं। लेकिन फिर भी इस पे फिर से गौर करो कि यहां पर जो OH ग्रुप है, जो आपका मेन फंक्शन ग्रुप है, वो अभी भी नंबर 1 पे ही है। अगर आपने उसको भी चेंज कर दिया तो वो पोजीशन आइसोमरिज्म में चला जाएगा, जो कि अगले वाला टॉपिक भी है हमारा, क्लियर होता है। सो यहां पर चेन आइसोमरिज्म में ध्यान रखिएगा कि आपकी पेरेंट चेन में डिफरेंस आ जाता है। जो आप टोटलिंग करते हो, काउंटिंग करते हो यहां पे आयुपेक नेम के हिसाब से, उस काउंटिंग में डिफरेंस आ जाएगा। यहां पर 4 की काउंटिंग है जबकि आपकी 3 की काउंटिंग है, यहां पर 4 की काउंटिंग जबकि वहां 3 की काउंटिंग, यहां पर 4 की काउंटिंग जबकि वहां 3 की काउंटिंग, क्लियर होता है सब लोगों को। सो इस तरह के एग्जांपल किस में आते हैं, चेन आइसोमरिज्म पे। ध्यान रखिएगा फंक्शन ग्रुप जैसे कि डबल बॉन्ड और ये OH अपनी पोजीशन से हिलने नहीं चाहिए, अदरवाइज वो पोजीशन आइसोमरिज्म में भी जा सकते हैं, तो वो नहीं करना है, क्लियर होता है। सो यहां पर चेन आइसोमरिज्म प्योर वे से इसको कहते हैं। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद आगे चलते हैं, ले लीजिए। सो फाइनली गाइस हमने आइसोमरिज्म के टॉपिक को शुरू कर लिया और इसमें आज हमने क्लासिफिकेशन खत्म किया है और चेन आइसोमरिज्म को खत्म किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, पोजीशन, फंक्शन ग्रुप, मेटामरिज्म, टोटोमरिज्म, रिंग चेन के बाद हम लोग स्टीरियो की तरफ मूव कर जाएंगे। कम से कम 4 लेक्चर इसमें लगेंगे, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को आगे ऑर्गेनिक में मदद करेगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मुझे अभी थोड़ी देर में कहीं जाना है। सो सॉरी फॉर दैट, आज छोटा वीडियो है, लेकिन नेक्स्ट टाइम पे मैं इसका थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दूंगा। सो गाइज अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन गाइज
डू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी स्टूडेंट जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, और आप कोचिंग फ्री इंडिया के जो हमारा कैंपेन है उसमें भागीदार भी बन सकते हैं। आप चाहें तो आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो फाइनली गाइस, डोनेशन के लिए पेटीएम नंबर भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, आप चाहें तो अकाउंट में भी जितने आप सक्षम हैं उसके हिसाब से आप हमें डोनेट कर सकते हैं, ताकि हम लोग आगे और भी अच्छा कर पाए आप लोग के लिए। सो गाइस, अगले वीडियो में मिलते हैं। टिल देन डू शेयर दिस वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।